नमस्कार। साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज हम भारत की स्वतंत्रता के 73वीं वर्षगांठ पर बहुत बड़े विद्वानों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और आज का हमने जो विषय रखा है स्वतंत्रता, संविधान और साहित्य। इस विषय पर हमने विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न अनुशासनों में कार्य करने वाले विशेषज्ञ विद्वानों को आमंत्रित किया है। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इन विषयों पर आप सभी लोग अपने अपने विचार 8 से 10 मिनट के अंतराल में रखने का प्रयास करें। मैं सबसे पहले साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे आमंत्रित विद्वानों आदरणीय बीपी सिंह जी, आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी, चित्रा मुदगल जी, प्रबोध पारिक जी, एस के गौतम जी, जतिन नायक जी, सुकृता पाल कुमार जी, अश्विनी कुमार जी और प्रभात शुंगलू जी का स्वागत करें। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत के 73वीं वर्षगांठ की मौके पर साहित्य अकादमी के निमंत्रण पर पधारे आप सभी विद्वानों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, अकादमी पिछले कई वर्षों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पैनल चर्चा का आयोजन करती आ रही है, जिसमें अलग अलग अनुशासनों के कार्य करने वाले विशेषज्ञ वक्ताओं ने सहभागिता की है। आज का यह कार्यक्रम भी इसी परंपरा का एक सोपान है। मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण और उसके सर्वांगीण विकास के लिए जिन अनेक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, उनमें स्वतंत्रता भी एक है। स्वतंत्रता मानव समाज के सर्वश्रेष्ठ मूल्यों में से एक है, उसके मनुष्य होने की पहचान है। स्वतंत्रता मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में समाज और मनुष्य दोनों का विकास रुक जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति थे और साहित्य अकादमी के भी अध्यक्ष थे, ने स्वतंत्रता का और भी उच्च अर्थ प्राप्त करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता किसी अन्य साधन को प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि सर्वोच्च साध्य है। मनुष्य के संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त एक महत्वपूर्ण अधिकार है। अंग्रेजी का जो शब्द लिबर्टी है और जिसका शाब्दिक अर्थ है मुक्ति या इच्छा के अनुकूल कार्य करने के छूट, अगर हम यह अर्थ ग्रहण करते हैं तो स्वतंत्रता स्वच्छंदता या उच्छृंखलता की पर्यायवाची हो जाती है। यह किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं है। वास्तव में स्वतंत्रता एक सकारात्मक विद्यात्मक साधन है। स्वतंत्रता दरअसल उस वातावरण को तत्पर भाव से बनाए रखने का नाम है, जिससे व्यक्ति को अपने आत्मविकास का अधिकतम सुअवसर प्राप्त हो सके। लास्की की यह मान्यता स्वीकार योग्य है और इसी का पालन श्रेयस्कर भी है। भारतीय संविधान ने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को व्यक्तियों तथा राष्ट्र के आत्मिक उत्कृष्ट के लिए आवश्यक माना है और उनका प्रस्तावना में अवश्य आश्वासन दिया है। संविधान द्वारा प्रतिभूत सबसे पहली स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के अध्याय में इसे शीर्षस्थ स्थान देना इस बात का प्रमाण है कि यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की विशिष्ट भूमिका रहती है। इसी कारण इसे चतुर्थ कला कहा गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिप्राय है शब्दों, लेखों, चित्रों, मुद्रणों, चिन्हों आदि के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। इसके अलावा और भी ऐसे कई माध्यम हो सकते हैं जिसके द्वारा अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है।
और यह स्वतंत्रता कलाओं और साहित्य में व्यापक रूप से उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक होना, सत्य की खोज में सहायक होना, व्यक्ति की निर्माण लेने की क्षमता में मजबूत करना, स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन में युक्त सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होना माना गया है। सृजन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनेक बाधाओं और विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य की स्वाधीनता और उसकी मर्यादा को बनाए रखती है। आज के इस कार्यक्रम में हमने ऐसे ही सृजनशील विद्वानों को आमंत्रित किया है जिससे कि उनके विशेष अनुभवों के सहारे स्वतंत्रता, संविधान और साहित्य विषय के अन्य अनेक आयामों पर प्रकाश पड़ सके और हमारी विचारणा समृद्ध हो सके। मैं पुनः आदरणीय डॉक्टर वीपी सिंह साहब को, बलदेव भाई शर्मा जी को, चित्रा मुदगल जी को, प्रबोध पारिक जी को, श्री एस.के. गौतम जी को, प्रोफेसर जतिन नायक जी को, प्रोफेसर सुकृता पौल कुमार जी को, प्रोफेसर अश्विन कुमार जी को और श्री प्रभात सुंगली जी को साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी। अपने स्वागत वक्तव्य में आपने स्वतंत्रता, संविधान और साहित्य के जो अंतर संबंध है उस पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की। अब मैं वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में सिक्किम के पूर्व राज्यपाल, प्रख्यात लेखक, विचारक और प्रशासक श्री बीपी सिंह जी हैं। आप भारतीय संस्कृति और खासकर उत्तर पूर्व भारत पर अनेक आलेख और 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। बुद्धा एंड द पोस्ट 9/11 वर्ल्ड तथा द प्रॉब्लम ऑफ चेंज, ए स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसी आपकी पुस्तकों ने अत्यंत चर्चा प्राप्त की है। बौद्ध दर्शन तथा सौहार्दपूर्ण विश्व के निर्माण में बुद्धिज्म की भूमिका पर आपका विशेष शोध कार्य है। आपने 30 देशों के बौद्ध विद्वानों की 4 दिवसीय ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई उच्च महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपको अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत किया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख हैं: जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप, क्वीन एलिजाबेथ फेलोशिप, महात्मा गांधी नेशनल फेलो जैसे कई पुरस्कार और सम्मान। आपको गुलजारी लाल नंदा अवार्ड तथा श्रद्धेय दलाई लामा द्वारा मैन ऑफ द लेटर्स अवार्ड प्राप्त है। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी को आमंत्रित करता हूं अपने वक्तव्य के लिए। Friends, let me thank Kumar Sahab for a very generous introduction. I propose to begin from where Sri Nivas Rao ji left the dialogue. And he mentioned about freedom in a much wider context. I am thinking of confining it to the freedom movement and to the constitution and literature. Now, why I am saying this is because of the presence of the word constitution. So the dialogue will be freedom, literature, and the Constitution of India. What happened? And if we look at the last 12 days or so, on 1st August, we went for survey of Bal Gangadhar Tilak's attainments, because that was his 100 years of death anniversary. In the freedom movement, he was the first person who wrote that Swaraj is my birthright and I shall have it. And this led Mahatma Gandhi to say that Tilakji is the maker of modern India, and the Britisher to say that he is the father of the Indian unrest. Why I am saying so, that after 1st August, we moved to 5th August, when we had the foundation laying ceremony of
Ram temple and Lord Ram as the ideal hero of Ram Rajya. And I suddenly find that it was Mahatma Gandhi who took advantage of Sant Tulsidas's book, Ramcharitmanas, to emphasize this as a part of the freedom movement. And so this has ignited me to think. And it was much, much earlier that I wrote my first book, which was published in 1975, called Threads Woven, Ideals, Principles and Administration. The first chapter of this book is called Political Philosophy of Sant Tulsidas. And it was here that Gandhiji came to me more vividly, why he chose Ram Rajya. And there he writes one line, which I think the modern persons, young boys and girls must hear and know. And that is, Nahi daridra sam dukh jag mein. There is no pain more killing than poverty. So it became the responsibility of the state to empower every citizen to build a rich society or poverty-free society, and for that to give him education as well as a skill, and that task continues. And Gandhiji, when he went around to propagate this Ram Rajya of Sant Tulsidas, he took it to another level, that was of social harmony, when he said, Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sita Ram, Ishwar Allah Tero Naam. Now this is what is important for building an India of social cohesion and harmony. Then I come to 9th August 1942, the Quit India movement. We celebrated that on 9th August. And one thing again impressed me from Gandhiji. When people asked him, what are your directions? He said, you are free now. And almost in the Buddhist terminology, he was telling them, Appa Dipo Bhavo, you be a lamp unto yourself and take guidance from that. Many of us present here, I see Sarmaji and other elderly people, I myself included, we are products of that Quit India movement. I was born that year. My father, my grandfather were freedom fighters. And we could see that spirit of freedom which Tilak had expressed, not only in that statement, but he also put it philosophically in this book, Gita Rahash, which was originally written in Marathi, in Mandale jail by him in 1950. There again, I'm not linking it to today's Janmashtami, but this is important, that everything is taking origins from our scriptures, our classics. And we are also in the year when we are celebrating 150 years of Mahatma Gandhi. So this in a nutshell has been the story of the freedom movement, and it has affected all parts of the country. What I thought I should mention today also is that literature functioned side by side. It influenced freedom movement and it got influenced by freedom movement. Because if you look at literature in any part of the country, you find some very tall leaders from Bengal who came into prominence after the Brahmo Samaj Raja Ram Mohan Roy movement. But you have that person like Rabindranath Tagore. You have Subramanya Bharati in the south.
And almost in every language, Hindi, Urdu, English, we have scores of figures who try to enthuse the people, empower the people, culturally, politically, and also intellectually, to take up the cause of freedom movement, to take up the cause of attaining freedom. So it was literature influencing freedom movement. And at the same time, several of the statements of great persons of the freedom movement also led to new literature. People like, our tall leaders influenced several literary figures, and books were written, poems were composed, paintings were done, dramas were enacted to highlight that. And then comes to this constitution. Now, I must say that the constitution that we made, and few things are very important facts, and I thought I will mention to you that it was not just given, although we had in Buddha Bihars and also in Vaishali Bihar, from where I come, some form of democratic rule. But we had these great ideals. And the people, after that reawakening, after that freedom, we had a constituent assembly consisting of very eminent 389 persons, and who worked for nearly 3 years, 2 years, 11 months and 18 days to be precise, to frame this constitution. And what they did a revolution. They tried to give expression, which was mentioned a little while ago about the freedom of speech. But they went ahead and they secured really the government of the people and by the people. Because the government, they declared India as a sovereign democratic republic, gave equal rights to all caste, creed, everybody, men and female, men and women. One vote, one value was introduced for the first time in India. We went for a parliamentary democracy. We went for a federal structure. India, that is Bharat, shall be a union of states. That kind of philosophy was propagated. And this constitution influenced our freedom struggle, influenced freedom struggle in different parts of the world. It is still influencing. And this constitution influenced the framing of constitution of a large number of newly free countries, and it is still, it is in some ways still influencing and reforming those reforms in those countries. It will be interesting to know that our constitution, interpretation of the constitution by the Supreme Court, or new laws made by Parliament are discussed and quoted extensively in Parliament and courts of the other countries. Let me just tell you that the relationship between the spirit of freedom, the spirit of literature, and the democratic governance are interrelated. One goes to define the other. The Constitution must give, and it does, reasonable opportunities to build a better India. The challenges are far too many: technological, democratic, innovative. And also, we have to be very careful about our borders, because we have a large border. And the living standards of our people, which are comparatively low. And we are living in an era which is badly, adversely affected by COVID phenomenon. And it is quite possible that it will further harm our economy and our polity and it may take some more time to recover from its after effects. Placed in these circumstances,
the challenges before the country next year after 15th August and more has to be understood. And therefore the need is to use our literature, use our freedom, and use our harmonious social order that the Constitution envisages in a very, very positive manner. I will just conclude with two small instances. First one is on the Constitution. Some of you may be aware of one great scholar of the Indian Constitution, American, Augustus Cleveland. When I was there in the World Bank, he and his wife became very friendly, and we used to invite him to our functions. And also they used to visit me in my home. What happened? One day he told me, I was talking about the Constitution of India. He said, if you didn't have this Constitution, I don't think you would have been able to keep India together. That was his feeling. And because it represents the values of India. My second incident is on the values itself. Then Prime Minister P.V. Narasimha Rao had asked me, I was as culture secretary, I had gone to Moscow to find out, to celebrate Days of India's culture. He had told me to find out whether Russia will get back the glory of the Soviet Union or will it further disintegrate. I didn't have a suitable answer because Mr. Rao had told me, don't give me a diplomatic reply. He has got so many reports from diplomats. I went to a bookshop, a large bookshop, just opposite a lawn, huge lawn. And I found majority of people, boys and girls, in the classics division. And they were buying those books. I was convinced that so long the classics are alive, so long literature is alive, it shall be possible for us to keep the spirit of freedom, keep the functioning of constitutional democracy proper and balanced. The grammar of democracy will undergo changes, but the fundamentals we will be able to preserve. We have not a very long, only 73 years of freedom and much less of the Constitution of India. So we want that this seminar should help people understand that democracy or democratic behavior is not always a given construct. You have to see that we as a people function to the highest levels and in the true spirit of our literature, our freedom struggle, and of course, in terms of the Constitution of India. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बीपी सिंह जी। आपने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के वर्तमान समय के बहुत सारे परिप्रेक्ष्य को अपने ध्यान में रखते हुए संवैधानिक ढांचे के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनको भी आज के समय में कैसे व्याख्यायित किया जाए और उनकी कितनी आज हमें समझने की आवश्यकता है और अपनाने की जरूरत है, इस पर बल दिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके इस आशीर्वचन के लिए। मैं अब आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी को, जो प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक और विद्वान हैं। आप कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। प्रोफेसर शर्मा कई मीडिया संस्थानों में बतौर संपादक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन, समाज व्यवस्था, प्रशासन तथा पत्रकारिता आपके लेखन के खास विषय रहे हैं और इन विषयों पर आपकी कई चर्चित कृतियां प्रकाशित हैं। आप राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के अध्यक्ष रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके प्रयोगधर्मी योगदान के लिए पंडित माणिक चंद वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान, मुंबई का रचनात्मक पत्रकारिता राष्ट्रीय सम्मान और पंडित माधवराव सप्रे साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान जैसे अनेक प्रतिष्ठित विभूषण आपको प्राप्त हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी को वक्तव्य के लिए अनुरोध करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। अभी आदरणीय बीपी सिंह जी ने बहुत विस्तार से बातें रखी हैं
और मैं साहित्य अकादमी को, अनुपम जी को, डॉक्टर राव को आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय को रेखांकित करते हुए उन्होंने उस पर ये विमर्श रखा है और इस सब सकारात्मक चिंतन की आज बहुत आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद दुनिया के सामने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जीवन सिद्धांत प्रतिपादित हुए, लेकिन जो लोग भारत को जानते हैं, भारतीय चिंतन को समझते हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जीवन पद्धति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जो समाज जीवन के गुण हैं, ये अंतर्निहित हैं। इनको अलग से व्याख्यायित करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जिस चिंतन परंपरा, जिसे हम ऋषि परंपरा कहते हैं, का प्रादुर्भाव हुआ, वास्तव में वो लोक कल्याणकारी थी और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता ये लोक कल्याण के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। भारत में जिसे लोक कल्याण कहा, वो एक बड़ी व्यापक दृष्टि थी। और हमारा जो भारतीय संविधान है, इसकी मूल भावना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो वास्तव में हम देखें तो भारत के संविधान की जो वैचारिक संरचना है, वो भारत की उस उदात्त संस्कृति का ही एक प्रकार से प्रतिमान है, जो विश्व में शांति, सुख और कल्याण के लिए हमारे ऋषियों ने विश्व को दी। ऋग्वेद को यूनेस्को ने मानव जाति की प्रथम पुस्तकों में से माना है। तो हमारी साहित्य सर्जना का प्रारंभिक बिंदु ऋग्वेद है। उसी ऋग्वेद में लिखा गया भद्रम इच्छन्ति ऋषयः। ऋषि कौन होता है? ऋषि केवल गेरुए वस्त्र धारण कर लिए साधना कर रहे हैं, ये ऋषि होना नहीं है। ये ऋषि होने की एक प्रक्रिया है। लेकिन ऋषि वो है जो भद्रम इच्छन्ति, लोक कल्याण के लिए समर्पित होकर जीवन जीता है, मनसा वाचा कर्मणा। लोक कल्याण के बारे में ही अहरने सोचता है, उसी के लिए कर्मरत रहता है। तो भारतीय जीवन पद्धति जो लोक कल्याणकारी दृष्टि सारे विश्व को देती है, उस लोक कल्याणकारी दृष्टि के द्वारा ही हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे उदात्त भावों को संरक्षित किया गया है। और इसलिए जब हम संविधान की बात करते हैं, तो वो भारतीय संस्कृति व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने आ जाती है। स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, डॉक्टर श्रीनिवास राव ने एक बहुत अच्छी बात कोट की अपने व्याख्यान में कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि देश की आजादी के 70-72 साल बाद भी हम स्वतंत्रता के अर्थ को एक सुयोग्य नागरिक के रूप में अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने में ज्यादा आनंद महसूस करते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। एक सामान्य सी कहावत स्वतंत्रता को लेकर है कि जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाती है, वहां मेरी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। और इसलिए स्वतंत्रता के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम संविधान की दुहाई तो देते हैं, पर संविधान ने हमको जहां प्रतिबंधित किया है उसको हम मानना नहीं चाहते। जहां संविधान के अनुच्छेद 19A में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहीं 19(2) में उस पर कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं, जिसमें समाज, राष्ट्र और हमारा जो संपूर्ण सामाजिक ताना बाना है, हमारी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के द्वारा अगर उसके विरुद्ध जाती है तो फिर वो स्वतंत्रता बाधित होगी। इन बातों को अगर नहीं समझेंगे तो जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे असंख्य लोगों ने बलिदान दिए, अभी कितने ही लोगों के यहाँ लोकमान्य तिलक से लेकर गांधी तक नाम आए, 18-18, 19-19 साल के नौजवान जिनकी खेलने की उम्र होती है, वो देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान हो गए। विदेशी शासन को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने संपूर्ण जीवन लगा दिया।
और इसलिए जो ये हमको बताया जाता है कि भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास है, भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास। मित्रों, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहूंगा सुधी जनों के बीच, भारत के मन ने एक क्षण के लिए भी पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में, अभी जिसका उल्लेख बीबी सिंह जी ने किया, पराधीन सपने सुख नाही, उस विदेशी शासन के काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखने की हिम्मत की। ये भारत के जनजागरण के लिए था। जिस साहित्य को आज अपनी चर्चा के केंद्र में रखा गया है, स्वतंत्रता, संविधान और साहित्य, भारत के साहित्य ने लोक जागरण के लिए पूरा दम लगाकर उन बातों को रेखांकित किया जो भारतीय अस्मिता के विरुद्ध थी। पराधीन सपने सुख नाही। भारत का संविधान गुलामी का, भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत ने एक क्षण के लिए भी पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। भारत के कोने कोने में संघर्ष होते रहे, हमारे चाहे वनवासी क्षेत्र हों, बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह, कितने संथाल का विद्रोह, कितने संघर्ष हुए देश की स्वाधीनता के लिए। 17-17, 18-18 साल के लड़के बलिदान हो गए। ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता जो हमको प्राप्त हुई, या भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है, उस स्वतंत्रता के मूल्य को समझने की आवश्यकता है। वो स्वतंत्रता हमारे जीवन को केवल सुविधा संपन्न बनाने के लिए, अपने तरीके से जीने के लिए नहीं है। समाज की जो मर्यादा है, देश की जो मर्यादा है, संस्कृति की जो मर्यादा है, उसके अंदर स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए हम अपने स्वयं के जीवन का उन्नयन करें और बाकी समाज के जीवन का उन्नयन, राष्ट्रीय जीवन का उन्नयन और फिर समूची मानवता का उन्नयन। ये भारतीय संस्कृति का जो लोक कल्याणकारी स्वरूप है, जिसे भारत के संविधान में अंतर्निहित किया गया, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की भावना के साथ, उसको समझने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के बिना लोक कल्याण नहीं हो सकता और इसलिए लोक कल्याण में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये अंतर्निहित तत्व हैं। हमारे ऋग्वेद में ही आगे एक ऋषि ने कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। इससे बड़ा समानता का दर्शन पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। कितना एकात्म भाव इसमें प्रकट किया गया है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। मन, वाणी, कर्म से एक रूप होकर हम सबके प्रति सम्मान का भाव लेकर जिए, इससे बड़ा समानता का बोध और क्या हो सकता है। यही हमारे संविधान में अंतर्निहित है, यही भारत की संस्कृति में अंतर्निहित है, यही भारत के संविधान में अंतर्निहित है। हमारे साहित्यकारों ने किस प्रकार की कविताएं लिखी, लेख लिखे। अभी गीता रहस्य का उल्लेख अपने वक्तव्य में बीबी सिंह जी ने किया। मांडले की जेल में गीता के कर्मयोग सिद्धांत को किस प्रकार जेल में रहकर हमारे लोकमान्य तिलक ने, जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसी घोषणा की, उन्होंने गीता रहस्य लिखकर कर्मयोग सिद्धांत समझाया। ये जो कर्मयोग है जीवन का, गीता में जिसको उद्धृत किया श्री कृष्ण ने, ये कर्मयोग ही वास्तव में समाज जीवन की एक मर्यादा है। उसके अनुसार हम जिएंगे तो फिर किसी की स्वतंत्रता बाधित नहीं होगी, किसी की समानता बाधित नहीं होगी, बंधुत्व भाव बाधित नहीं होगा और समाज परस्पर एक दूसरे के हित चिंतन में लगकर प्रगति करेगा। गीता में एक बहुत सुंदर शब्द आया है, क्योंकि यहाँ साहित्य भी हमारी चर्चा का एक विषय है, तो 2-3 उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ साहित्य के। भारत में साहित्य कितना समृद्ध है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, कीरत भनत भूत भल सोई। मनुष्य की कीर्ति, उसकी संपदा और साहित्य, ये वही कल्याणकारी है जो सुरसर सम सब कर हित हो ही। सबके हित के लिए जो रचा गया है, वही वास्तव में कल्याणकारी साहित्य है। तो भारत में जो साहित्यिक परंपरा रही, वो भी हमारी लोक कल्याण की भावना को परिपुष्ट करने वाली रही है। साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है, साहित्य केवल बुद्धि का खेल नहीं है। साहित्य एक नैतिक उद्यम है जो सामाजिक स्थितियों को उन्नयन की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। भारत में उसी प्रकार का साहित्य रचा गया।
और इसलिए जब हम साहित्य की बात करते हैं तो कितना एक से एक उदात्त भाव हमारे मैत्री शरण गुप्त ने कहा, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो राष्ट्रीय जीवन के प्रति, सामाजिक जीवन के प्रति, हमारे लोक कल्याणकारी भावना को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार का साहित्य इस देश में रचा गया, और इन सब बातों को समझने की आवश्यकता है। जब हम एक व्यक्ति के रूप में जीते हैं तो केवल अपने सुख के लिए जीते हैं, अपने हितों के, अपने स्वार्थों के लिए जीते हैं। लेकिन ऋग्वेद में हमारे ऋषि ने कहा, मनोर्भवः, मनुष्य बनो। संविधान में जिस लोक कल्याणकारी भावना की बात कही गई है वो मनुष्य बने बिना पूरी नहीं हो सकती, और इसलिए ऋषि ने व्यक्ति से मनुष्य बनो। मनुष्य जब हम बनते हैं तो सबका चिंतन करते हैं, सबके सुखों के बारे में सोचते हैं। तुलसीदास ने लिखा, जड़ चेतन जल जीव नभ सकल राममय जान। ये जो भी चराचर जगत है, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति, इस सब में एक ही परम तत्व समाया है, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब के मंगलाचरण में एक ओंकार कर्ता पुरुष कहकर गाया गया है। वह एकात्म बोध ही मनुष्यता का पोषक है। इसलिए व्यक्ति बनकर, जब व्यक्ति से मनुष्य बनकर सोचना जब तक हम नहीं सीखेंगे, तब तक स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे संवैधानिक तत्व भी निरर्थक बन जाएंगे। इसलिए मनुष्य बनना बहुत आवश्यक है। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी मैं एक, आजकल तो ऑनलाइन सब अखबार वगैरह चल रहे हैं, तो परीक्षित साहनी फिल्म के कलाकार हैं, बड़े प्रसिद्ध, उनका एक संस्मरण था कि जब वो फिल्मों में आने की सोच रहे थे तो उनके पिताजी बड़े श्रेष्ठ कलाकार थे, बड़े चिंतक विचारक थे, बलराज साहनी साहब। उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि आप तो बड़े योग्य कलाकार हैं, मुझे कुछ टिप्स दीजिए। तो बलराज साहनी साहब ने अपने बेटे को कहा कि देखो, बाकी तो तुम सब सीख जाओगे धीरे धीरे, पर मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम अच्छे इंसान बन सके तो अच्छे कलाकार भी बन जाओगे। तो मित्रों, ये जो स्वतंत्रता है, ये जो संविधान है, ये जो साहित्य है, ये मनुष्यता के बोध के बिना अपूर्ण है। हमारे ऋषि ने, हमारी संस्कृति ने मनुष्यता के बोध को किस प्रकार परिभाषित किया और किस प्रकार उसे समृद्ध करने का प्रयत्न किया, ये हमारे साहित्यकारों ने खूब रचा है। कामायनी की 2 पंक्तियां मैं अंत में सुनाता हूं, किस प्रकार जयशंकर प्रसाद ने पूरे विश्व की खुशहाली के लिए एक मंत्र हमको दे दिया। ये मंत्र ही वास्तव में समाज जीवन के उन्नयन का एक तत्व है। जब मनु का प्रादुर्भाव होता है, चारों तरफ जल ही जल देखते हैं, सोचते हैं कि मैं यहाँ क्या करूंगा, चारों तरफ तो जल ही जल है, करने के लिए कुछ नहीं है। तो उनके मनोभाव को समझते हुए एक संदेश उनको आकाश से मिलता है। कितना सुंदर निरूपण है, औरों को हंसते देखो मन हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको जग को सुखी बनाओ। जग को सुखी बनाने का जो दृष्टिकोण है मित्रों, भारत की संस्कृति ने दिया, भारत की ऋषि परंपरा ने दिया, ये जग को सुखी बनाने का दृष्टिकोण ही स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। इसके बिना, इसके पालन के बिना हम समाज को सुखी नहीं बना सकते। अपने अपने स्वार्थों में जब तक हम पड़े रहेंगे, अपनी अपनी बुद्धि विवेचना से हम जब चीजों को व्याख्यात करते रहेंगे, तो समाज निर्माण नहीं हो सकता, न राष्ट्र निर्माण हो सकता है, न स्वतंत्रता बची रह सकती है। संघर्ष होंगे, विभेद होंगे, और इसीलिए ऋषि ने जो मंत्र दिया, मनोर्भवः, हम मनुष्य बनने की ओर प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से हम दूसरों को भी सुखी बनाते का प्रयास कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः डॉक्टर राव को, अनुपम जी को धन्यवाद देता हूं, और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके बीच में मुझे संवाद करने का अवसर मिला। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा जी। आपने भारतीय चिंतन परंपरा मनीषा का आधार व्यक्त करते हुए, और जो पूरी हमारी भक्ति आंदोलन और साहित्य की परंपरा है, वहां से और अब तक साहित्य में जो जो तत्व जो हमारी चिंतन परंपरा से, ऋषि परंपरा से आते रहे हैं, उनको आज के साहित्य ने कैसे लिया है और क्या क्या लिया जाना चाहिए, इन पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं बहुत आदर व्यक्त करता हूं आपके इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय चित्रा मुदगल जी को, जो हिंदी की बहुचर्चित कथा लेखिका और विदुषी हैं,
उपन्यास, कहानी, लघु कथा, कथात्मक रिपोर्टाज, लेख, बाल कथा और उपन्यास सहित नाट्य विधाओं में आपकी लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित और बहुप्रशंसित हैं। अभी नया आपका पुस्तक छिन्न मस्ता नहीं में अभी काफी चर्चा में है। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत किया गया है, जिसमें व्यास सम्मान, इंदु शर्मा कथा सम्मान, साहित्य भूषण, वीर सिंह देव सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार और सम्मान। वंचित, शोषित और हाशिए के समुदाय आपके लेखन के केंद्र में रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय चित्रा मुदगल जी को अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद अनुपम जी। पहले तो मैं अपने को साहित्य अकादमी द्वारा इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। हम अब 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त आ रहा है और करीब है। पहले तो मैं जिस बात की ओर संकेत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं साहित्यकार हूँ। साहित्य क्या है? मेरी दृष्टि में साहित्य जन का इतिहास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा साहित्य समाज का दर्पण है। मैं उससे असहमत हूँ किसी सीमा तक कि दर्पण के सामने जब चेहरा आता है तभी वो दिखाई देता है, उसका प्रतिबिंब। इसी तरह से प्रेमचंद ने कहा साहित्य राजनीति की आगे चलने वाली मशाल है। संविधान की बात आएगी तो मैं फिर उससे जोड़ती हूँ। राजनीति चाहे उस देश, समाज, राष्ट्र की किसी भी धारा की राजनीति हो। धारा से मेरा अर्थ विचारधारा हो, चाहे वो, और आज हम उसको कहें तो सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस, आप कितने भी नाम ले सकते हैं उसके लिए। साहित्य उन सबसे ऊपर है। साहित्य के विषय वो भी हैं, जितनी भी धाराएं उपस्थित हैं वो भी साहित्य का विषय है। क्योंकि साहित्य जो है वो इस बात को लेकर के चलता है और इस बात की ओर इंगित करता है कि अब तक साहित्य राजा रजवाड़ों का साहित्य रहा है। पौराणिक और मिथिकीय साहित्य में भी हम देखते हैं कि आप अगर वेदव्यास, उस समय शायद विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो लिखा गया महाभारत, वो उसमें भी राजाओं के आपसी अंतर्द्वंद और लड़ाइयां हैं अहंकार की, अहम की, और उन्हीं के किस्से हैं। जन का इतिहास तो वहां भी कुरुक्षेत्र में पटी लाशों के रूप में मिलता है बस, और ऊपर गिद्ध मंडराते हुए नजर आते हैं दिन और रात। अंधा युग से बड़ा कौन साक्ष्य होगा। इसी तरह से हम रामायण काल में भी पाते हैं। हम राम राज्य की जो कल्पना करते हैं वो रामायण काल से करते हैं। इक्ष्वाकु वंश का इतिहास आपको और रघुकुल रीति उसमें आपको दिखाई देती है। और हमारे जीवन में वाल्मीकि ने जो रामायण दी, लेकिन जो तुलसी ने रामायण दी, तुलसी रामायण ने ही कहा पराधीन सपने को सुख नाही, यानी पराधीनता की बात उस वक्त की उन्होंने, और किस लिए की और किस तरह से की। तो एक नैतिक मूल्य, अच्छा बेहतर मनुष्य होने के लिए मनुष्य को क्यों चैतन्य होने की जरूरत है, वो भी उन्होंने इस संकेत से समझाने की कोशिश की। और बेहतर मनुष्य होकर ही हम बेहतर नागरिक हो सकते हैं और अपने समाज की सार्वभौमिकता, अपने देश और राष्ट्र की सार्वभौमिकता को जी सकते हैं, उसकी रक्षा कर सकते हैं। मनुष्य ही सबसे पहले, मनुष्य के ऊपर ही उसका दायित्व है।
तो हम पाते हैं कि जन का इतिहास भी हमें कभी केवट के रूप में और कभी धोबी जो कहता है कि उसे क्या आपत्ति है सीता जी के वापस लौटने पर, तो उसको कितनी मान्यता देते हैं, कितनी गहराई से लेते हैं। यानी वो संकेत करता है कि सत्ता का जो प्रमुख है उसे अपने जन की बात को कितना महत्व देना चाहिए, चाहे उसमें अपने प्रिय को भी एक तरह से किसी तरह की तकलीफ पहुंच सकती है, तो उसका भी हम उसका भी रिस्क उठाएंगे। लेकिन हम ये पाते हैं कि साहित्य जो है और इतिहास का भी उल्लेख मैं करना चाहती हूँ। इतिहास भी हमारा जो है राजे रजवाड़ों का ही इतिहास है, जन का इतिहास नहीं है। जन का इतिहास तो इतना ही है कि उस काल में फला के राज्य में प्रजा सुखी थी, सिर्फ प्रजा के रूप में जन है। तो मेरा कहना ये है कि साहित्य ने जन के इतिहास लिखने की जब सोची तो सोची प्रेमचंद ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेरी नगरी और चौपट राजा लिखी 1850 में, आप गदर विद्रोह के बाद की बात है। और गोरखपुर में उन्होंने उन नाटकों को खेला भी और लोगों में चेतना जगाने की कोशिश की। और वही हम देखते हैं बंगाल का नवजागरण 1822 से जो शुरू हो जाता है, नवजागरण के तहत हम पाते हैं बाबू रविन्द्रनाथ टैगोर ने घरे बाहरे लिखी जिसमें स्त्रियों को जो है वो चिताते हैं। लेकिन जब गोदान आता है तो गोदान चिताता है कि तुम गुलाम क्यों हो। गोदान 1936 में जब प्रेमचंद ने लिखा, उसके पहले बहुत सी कहानियां उन्होंने लिखी। उन कहानियों को अंग्रेज ने जब्त भी किया। जब्त करने के बाद जुलूस और ऐसी बहुत सी कहानियां उनकी जिनको लेकर के वो चेतना। लेकिन साहित्य ने जब जन चेतना का इतिहास लिखा तो गोदान के माध्यम से आया और महाजनी सभ्यता के खिलाफ जो शोषण हमारे भारतीय समाज में सदियों से चला आ रहा था, उसके प्रति उस बेहतर मनुष्य की कल्पना जो तुलसी करते हैं और कहते हैं और चिताते हैं, तो वो उस पराधीनता की बात भी करते हैं जो हमारे यहाँ अपनों के द्वारा अपनों पर हुई। और हम देखते हैं कि पहली बार जद का इतिहास गोदान के रूप में हमारे सामने आता है। और उधर ताराशंकर बंदोपाध्याय 1942 में जब गणदेवता लिखते हैं, तो गणदेवता को आप संबंधित कीजिए, उसका संदर्भ गांधी जाते हैं चंपारण बिहार के जनता के बुलावे पर और जा करके अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त यातनाग्रस्त नील की खेती करने वाले किसान, नील जो जहर है, उन किसानों की त्रासदी को वो चंपारण जाकर के महसूस करते हैं और वहां बंगाल में गण देवता लिखा जाता है। गण ही तो देवता है लिखा जाता है। तो हम साहित्य तो बराबर आनंद मठ ने वंदे मातरम का वो दिया था, पराधीन सपने में सुख नाही। तो साहित्य की जो भूमिका है, साहित्य क्या है, जन चेतना का इतिहास है। और वो आरंभ होता है हमारे यहाँ, उधर सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं, इधर हम देखते हैं कि हिंदी में किस तरह से हमारे तमाम लेखक उल्लेख करने का भी समय नहीं है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करने का समय नहीं है। संविधान क्या है? संविधान
हमारे सार्वभौम, किसी भी राष्ट्र की सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए है। और उसके साथ साथ उस देश की जनता के प्रति उसके दायित्व क्या क्या है, और उन दायित्वों को व्याख्यायित किस तरह से किया गया है, और किस तरह से वो दायित्व जो है वो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के माध्यम से, यानी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह। वीपी सिंह जी अभी यहाँ उपस्थित थे और अपने अनुभव से उन्होंने अपनी बात अपने हम लोगों के सामने रखी। तो उनके ऊपर ये लोग जन के प्रति न्याय की भावना को का दायित्व है। और हम देखते हैं कि उसी तरह से राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता की बात वे 5 आर्टिकल आते हैं, जिनको अगर हम बारी बारी से नजर डालें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 1922 के बीच में। तो ये तमाम चीजें हैं, धर्म, अभिव्यक्ति, इन सबकी स्वतंत्रता का अधिकार उसे संविधान देता है। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार जब संविधान आपको देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता बना करके दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण करें। ये समझने की बात है और सोचने की बात है। सनातन इस संविधान जो आपको प्रोटेक्शन देता है, अधिकार देता है, स्वतंत्रता सौंपता है, आदर करता है, कोई भी जाति, नस्ल, धर्म, कोई भी लिंगी हो, कोई भी विचारधारा हो, लेकिन जब वो स्वच्छंद होती है और स्वच्छंद होकर अतिक्रमण करती है, तो वो अपने लिए तो चिंतित होती है, अपनी बात के लिए चिंतित होती है, लेकिन वो औरों की बात का खंडन जब अतिरेक में इस तरह से करती है, तो इसका मतलब है कि वह संविधान का उल्लंघन कर रही है। तो स्वतंत्रता और संविधान आपस में कहीं न कहीं एक बेहतर नागरिक बनाने की दिशा में उसको वो सब कुछ सारे अधिकार देते हैं, अपनी अभिव्यक्ति से लेकर और अपनी अस्मिता की रक्षा तक और अपने स्वाभिमान से जीने की तक। तो जब देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें प्रशिक्षित होने की जरूरत है कि जब हम अपने लिए जो कुछ चाहते हैं उसके लिए हम औरों के बारे में भी सबसे पहले सोचें कि हम किसी के भी संवैधानिक अधिकार का हनन न करें। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी, आपने बहुत लगभग सारी बातें आपने इसमें कह दी हैं। दरअसल समय की थोड़ी सी हमारे पास सीमा है और मैं आने वाले भी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा समय का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। और आपने जिस तरह से ये बात कही कि साहित्य दरअसल जन का इतिहास है, जन के संघर्षों का इतिहास है, और संविधान ने जो हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं उनका हम अतिक्रमण न करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं आदर व्यक्त करता हूं आपके इस वक्तव्य के लिए। मैं अब प्रबोध पारिक जी को आमंत्रित करूंगा। अभी प्रबोध पारिक जी गुजराती भाषा के विख्यात कवि, कथाकार तथा दृश्य कलाकार हैं। आप कुछ समय पहले ही मुंबई के मीठीबाई कॉलेज के दर्शन विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपकी कई कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें कविता संकलन काउंसमैन विशिष्ट है, जो 30 वर्ष की गुजराती कविता का प्रतिनिधित्व करता है। गुजरात साहित्य अकादमी का आपको सर्वश्रेष्ठ काव्य पुरस्कार वर्ष 2093-94 के लिए तथा GF सर्राफ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ गुजराती पुस्तक सम्मान 1992 से 95 जैसे कई पुरस्कारों और अलंकरणों से आपको सम्मानित किया गया है। आप देश के अग्रणी चित्रकारों में अपनी खास पहचान रखते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ
आदरणीय प्रबोध पारिक जी को आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करूंगा कि अपनी बात लगभग 5 मिनट के भीतर रखें। Okay, I'll be there. Let me begin by saying 2 cheers for democracy. One on behalf of all the citizens of the nation, and other on behalf of those who practice literature, often as a way of life. And I should not forget to cheer those who engage and rejoice in receiving literature as a gift to the human spirit. At the heart of this cheering, staying cheerful, is the precious ideas of freedom and dissent, which constitute the very core of the word democracy evokes in us. More so, when in our own times, we have witnessed and continue to witness oppressive and silencing regimes in many parts of the world that simply does not tolerate voices other than that of the authority and the state. But reassuringly, we have also heard voices from those very regimes, all forms of literary texts, testaments, that have courageously, and in some cases at the risk of their lives, expressed through their imaginative as well as historically charged engagement and the predicament of fellow human beings, including their own predicaments, and their sense of loss and terrifying absence of innate need to feel free to speak their mind and enjoy the delights of playfully articulating their joys and sorrows. This is not to undermine the often subtle and deceptive manner in which democratic state like India, which we certainly cherish as a gift given to us by the revolutionary spirit of those who fought for the nation, they often interfere, snub, and aggressively shrink the space that permit a free and fair exchange of ideas. It is crucial to keep in mind that even within the framework of democracy and its constitution, citizens and writers and artists cannot take their freedom for granted. It is in this context we should consider literature as a power to evoke among citizens the longing for the space for dissent as well as for expressing the mind of one's own, its own feelings and experiences of the lived life that embodies, of course, that embodies the traditions that are critically inherited and then incorporated when necessary into historical subjects that we all are. But this does not happen in a vacuum. It almost always emerges within and around the present moment, where we actually experience a sense of freedom as well as the sense of loss of freedom. It requires the clarity as much as courage in all of us to take this as a problem. I'm not suggesting, please, freedom as an ideal of mukti or liberation or nirvana or moksha. That I'm not referring to that. That is best left to the seekers in the realm of the sacred. We are concerned with the notion of freedom in the context of being a citizen as well as being an artist and a writer, as a deeply rooted in the everyday life of the nation and of course of humanity.
as well as the aspirations towards a life that is fulfilled without the fear, and this is a crucial word, without the fear of being stifled and turned into powerless victims. So we may say that in this context, that literature nourishes the unconscious of the Constitution, by which I mean that there are nuances and all forms of reading between the lines that judges always do on behalf of citizens. But what literature does is it reveals and illuminates the contradictions and the paradoxes which are misused by the regime to silence the voices of those who are made to feel as powerless victims in spite of all the promises that Samvidhan gives to its Nagari, to its citizens. And this is where literature comes in. It comes in as a powerful way by which it engages and opens up and makes conscious the paradoxes which define our lives only within a group and its community. Let me conclude by saying few things by giving examples. Let's take an example of Ramayana. We have 300 Ramayans, and these days I'm reading to my 96-year-old mother Valmiki's Ramayana, which is quite a revelation when you read it carefully with its nuances and between the lines. Take another example. If a friend has given me an anthology of Naxalite poetry, am I going to be blamed for having it in my house? And the last example, what are we doing? What is Samvidhan doing? What is nations doing when it comes to a fellow poet who is in prison for reasons which are not yet clarified by the legal system? I am glad that literature has the capacity of articulating on behalf of oneself as well as the fellow citizens that's what the Constitution promises. Literature also has its multiple voices and constitutions, not one, but multiple constitutions. When the Constitution of the nation and the constitutions that literature inherits coincide, that's the day we look forward to a life what Tagore called, where my fellow citizens live without fear, with a mind and heart as open as a transparent sky. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रबोध जी, आपने बहुत ही सूत्र वाक्यों में पूरे इस प्रश्न को और इस पूरे विषय को व्याख्यायित किया। मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूं और अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय सुनील कुमार गौतम जी को। आप 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और संविधान विशेषज्ञ तथा प्रख्यात कवि हैं। आप आजकल दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्पेशल कमिश्नर एडीजी के पद पर तैनात हैं। आप गोवा, अरुणाचल व दिल्ली में विभिन्न पदों पर नियुक्त रहे हैं। दिल्ली आने से पहले आप पुदुचेरी में डीजीपी के पद पर तैनात रहे। महामहिम राष्ट्रपति ने आपकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 26 जनवरी 2013 को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया। श्री गौतम जी की साहित्य में शुरू से रुचि रही है। आपने हर बच्चा बन सकता है जीनियस और संविधान काव्य जैसी पुस्तकें लिखी हैं, जिनका तमिल भाषा में भी अनुवाद हुआ है। श्री गौतम को संविधान काव्य के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी रचना आज के विषय के भी काफी अनुकूल है और आज के विषय पर अब मैं विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय गौतम जी को। सभी सम्मानित विद्वानों को मेरा सादर अभिवादन। आज का विषय स्वतंत्रता, संविधान और साहित्य बहुत ही सामयिक है। जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम इसको आयोजित कर रहे हैं, इसके लिए मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस विषय पर सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और काफी कुछ कहा गया है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता, संविधान और साहित्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और इनको अलग करना संभव नहीं है। हालांकि फिर भी ये अलग अलग रूप में परिलक्षित होते हैं।
अगर मैं इसकी उपमा देना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर संविधान अगर एक गुलाब का फूल है और वह हम उसको संविधान कहें तो उसकी खुशबू होगी, वो उसका साहित्य होगा। और उस खुशबू को जो हम महसूस करते हैं और जो हमें आनंद मिलता है वह स्वतंत्रता है, तो वह हमारी आजादी है। तो संविधान एक बहुत ही जटिल है, हालांकि संविधान भी एक साहित्य है, लेकिन यह जटिलता से भरा है। इसके लिए हम लोगों को अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए LLB करना पड़ता है। जो पुलिस वाले हैं उनको संबंधित कानूनों को समझने के लिए अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इसमें यही फर्क है कि जो साहित्य है उसके लिए ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। साहित्य सीधे समझ में आता है, सीधे दिल तक पहुंचता है। तो इस संविधान को मैंने सुगम रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस संविधान काव्य की रचना की है, ताकि यह हर व्यक्ति तक पहुंच सके। तो मैं इसके कुछ जो पद हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे सभी चीज संक्षेप में आपको मालूम होंगी। तो सबसे पहले जैसे संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल है, उसके मैं कुछ पद पढ़ के सुनाता हूं कि हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आजादी, मिलेगी समानता सबको, देश की जो आबादी। बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति इज्जत पाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। 26 नवंबर 1949 दृढ़ निश्चय हम करते हैं, संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें जो हमारा मुख्य फीचर कहा जाता है, जो कि हमारी स्वतंत्रता से संबंधित है, खासतौर से मूल अधिकार, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि मानव मूल अधिकारों को महत्वपूर्ण बतलाया है, इनके विरुद्ध किसी विधि को असंगत ठहराया है। नौकरी में धर्म जाति लिंग का नहीं होगा भेद, साफ साफ शब्दों में समझाता 16 अनुच्छेद। फिर है जैसे आज की व्यवस्था कि रहे न कोई जमींदार अब, ना नवाब ना महाराजा, पद ना होगा जन्म से, खुला योग्यता का दरवाजा। और जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात जब कही जाती है तो व्यक्त करो अपने भावों को, जो चाहे सो बोलो, अन्याय से नहीं डरो, मुंह तुम अपना खोलो। आर्टिकल 19 का है ये। और इसी प्रकार से जो हमारा फ्रीडम है, मूवमेंट की फ्रीडम है, हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं। तो सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं भी जा सकते हो, कोई जगह पसंद आए वहां भी रह सकते हो। कोई बच्चा न करे मजदूरी, मजदूर ना करे बेगार, यदि कोई भी करे उल्लंघन, जाना होगा कारागार। तो इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं, संवैधानिक उपचार जिनको बोलते हैं, उनके बारे में है कि मूल अधिकार बहुत जरूरी, प्रजातंत्र का सार, इन सब की गारंटी देता संवैधानिक उपचार। छीने यदि कोई अधिकार, रिट दायर करवाओ, न्यायालय से लो आदेश, लागू उसे कराओ। उसी प्रकार से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनके बारे में 2 पद बोलूंगा। संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करे विशेष। स्त्री पुरुष सबको मिले आजीविका के साधन, सामूहिक हित हो जिसमें बांटो सब संसाधन। हम लोग अपने अधिकारों के बारे में काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में भी मैं 2 पद बताना चाहूंगा कि संविधान का करें पालन, झंडे का करें सम्मान, इसके आदर्शों को माने, आदर से करें राष्ट्रगान। आजादी के आदर्शों को समझें और बयान करें, देश की प्रभुता अखंडता के रक्षक का काम करें। सामाजिक संस्कृति समझें, परंपरा का मान करें, प्रकृति का विस्तार करें, जीवन का सम्मान करें। अब हम जहां तक हमारी स्वतंत्रता की बात आती है तो न्यायालय की बात भी आती है।
इसके लिए दो पद बता रहा हूं कि पूरे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, न्याय का मंदिर होगा, जजों का कार्यालय होगा। यहाँ थोड़ा भावों की अभिव्यक्ति है कि न्याय का मंदिर होगा। जज यदि बनना हो तो चाहिए संविधान का ज्ञान, वकील या जज के रूप में पहले किया हो काम। जैसे संघ और राज्यों के बीच में संबंध होते हैं काफी जटिल होते हैं, इनके लिए ट्रिब्यूनल बनाने पड़ते हैं, तो उसको मैंने थोड़ा में बताया है कि संसद पूरे भारत में कानून बना सकती है, विधानसभा केवल राज्य में ऐसा कर सकती है। कानून बनाने की शक्ति केंद्र राज्य की है पृथक, विषय उनके निर्धारित हैं ताकि न कोई हो सक। संघ सूची में लिखे हैं संसद के अधिकार, जैसे रक्षा, रेल, विदेश, सेना, दूरसंचार। इसी प्रकार से आगे है, मैं जो फाइनेंस, प्रॉपर्टीज और कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में जो चीजें हैं बहुत जटिल हैं, लेकिन मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि टैक्स द्वारा जो पैसा आए संचित धन कहलाए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। टैक्स द्वारा जो पैसा आए संचित धन कहलाए, भांति भांति के खर्चों में यह धन काम में आए। कुछ खर्चे करने पड़ते हैं एकदम और कई बार, जिनकी खातिर कंटीजेंसी फंड रख सकती है सरकार। इसके बाद में जो हमारा प्रजातंत्र का स्तंभ है कि निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में कितना जरूरी है कि प्रजातंत्र का मुख्य तंत्र है निर्वाचन आयोग। इसकी मदद से सरकारों को चुनते हैं हम लोग। मुख्य चुनाव आयुक्त कराएं चुनाव का संचालन, आचार संहिता का करवाएं सख्ती से अनुपालन। इसी के साथ जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो एक प्रोविजन है कि जब हमारे अधिकार ये खत्म हो जाते हैं, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस है, उसके बारे में मैं दो पद बताऊंगा कि युद्ध का हो संकट, विद्रोहियों का बिछा हो जाल, राष्ट्रपति संतुष्टि करके घोषित करें आपातकाल। आपातकाल के लिए चाहिए संसद की मंजूरी, 1 माह के भीतर ही यह सहमति अति जरूरी। आपातकाल में छिन जाएंगे सारे मूल अधिकार, बचेगी शारीरिक स्वतंत्रता व जीने का अधिकार। तो मैं समझता हूँ इतना ही काफी है। ये बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, के लिए। आपने संविधान और कविता का जिस तरह से यहाँ पर संयोग दिखाया है, ये आज के हमारे विषय के बहुत ही अनुकूल था। मैं बहुत आदर व्यक्त करता हूँ आपके प्रति। मैं अब आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रोफेसर जतिन नायक जी को, जो कि प्रख्यात विद्वान, समालोचक और अनुवादक हैं। आप उत्कल विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप साहित्य अकादमी के ओडिया परामर्श मंडल के सम्मानित सदस्य रहे और अभी अंग्रेजी परामर्श मंडल के सम्मानित सदस्य हैं। आप देश और विदेश में अत्यंत समादृत और अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध हैं। आदरणीय जतिन नायक जी। Thank you, Dr. Rao and Anupam ji, for giving me this great opportunity to share some of my stray thoughts about this very lofty theme and to be among such a distinguished panel. So I'll try to be very brief. Thoughts on freedom are naturally uppermost on our minds on the Independence Day, the day we emerged from the grip of empire and ceased to be a colony enslaved by an alien power. 3 years later, we gave ourselves a constitution and achieved the status of a sovereign nation. But this constitution is more than a set of rules of governance or laws. Like the constitutions of all nations that overthrew tyranny in some form or the other, United States of America or France, it embodies an inspiring vision of liberty, of freedom, and of possible futures. In this sense, the Constitution of India can be looked at as a literary text, instinct with a layered richness. I congratulate Mr. Singh for exploiting brilliantly the literary possibilities of the Constitution of India. Let's not forget that many of the great men and women who were intimately associated with the freedom struggle and the drafting of the Constitution were distinguished writers themselves, who included Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Prem Chand, Maulana Azad,
Rajgopalachari, Baba Saheb Ambedkar himself. They were acutely aware of the ways in which literature was employed as a weapon in colonial India to fight British rule, and how the colonial state apparatus placed curbs on creativity through censorship and other restrictive measures. No wonder then that the right to freedom of speech and expression finds such a prominent place in the Constitution of India and has been cherished and defended passionately by writers and readers alike. It's interesting that the Constitution of India was not seen by those who drafted it as a mere official document. It was crafted lovingly as a work of art. The original Constitution of India is handwritten with beautiful calligraphy, each page beautified and decorated by artists from Santiniketan, including B.R. Sinha and Nandalal Bose. The illustrations on the cover and pages represent styles from different civilizations of the subcontinent, ranging from Mohenjo-daro civilization to present societies. So, celebrating the world of art and literature of our great nation is central to the vision of our Constitution. Generally speaking, freedom has been seen to be of two types, negative and positive. Freedom from fear, or freedom for, freedom from, and freedom for. Literature has sought to express, embody, and cherish both these forms of freedom. During the anti-colonial struggle, writers created in their works the vision of a society freed from slavery, oppression, and exploitation. They associated with alien rule, but they also sought freedom from greed, fear, superstition, and obscurantism they found in their own society. Thus, they had to fight on two fronts at the same time. The attainment of independence made writers in India more acutely aware of the problems associated with the other kind of freedom, the freedom for. It's not that the fight for freedom from has come to an end. Of course, it continued and continues. But the enemy to be combated was no longer the British, but forces one confronted within one's own society, within one's own world. So that goes on in many forms, even now. But freedom for or to be presents challenges which are far more complex. In this sense, exercising freedom consists in making choices and becoming responsible for those choices. The existentialists remind us that freedom can be a terrifying responsibility, even a burden, and some may seek to escape it and retreat into a world where one's choices are made by others. Professor Parikh talked about it so resonantly. This creates a situation in which freedom can be eroded and surrendered. In order to survive and flourish, literature needs freedom, and more importantly, freedom needs literature. As a writer who was a victim of brutal censorship in her own country herself, memorably says, the way literature connects people, writers and readers to readers, always relate to freedom. History tells us that such freedom has many enemies, and imagination arouses suspicion and hostility in the powerful because it expands the sphere of possible futures. But in the absence of freedom, the realm of possibilities shrinks for humanity and for the nation. On this very auspicious day, we must thank the visionary architects of our Constitution who enshrined the right to freedom of speech and expression in the Constitution. This right must be exercised with a great sense of responsibility so that we seek freedom not only from tyranny and slavery, but from greed, fear, and hatred. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद जतिन नायक जी। मैं अब आदरणीय प्रोफेसर सुकृता पाल कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। आप प्रख्यात भारतीय अंग्रेजी कवित्री
समालोचक, शिक्षाविद और चित्रकार हैं। आप कई प्रतिष्ठित अनुदानों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप और सम्मानों की प्राप्तकर्ता हैं। विभिन्न विधाओं में आपकी लगभग 22 मौलिक तथा संपादित कृतियां प्रकाशित हैं। आप देश तथा विदेश में एक विदुषी, अनुवादक, सांस्कृतिक विनिमय विशेषज्ञ और जेंडर मुद्दों की विचारक के रूप में विख्यात हैं। शेल्टर फॉर द होमलेस जैसी एक संस्था का भी आपने गठन किया है जो सामाजिक रूप से कार्य कर रही है। मैं बहुत ही आदर के साथ प्रोफेसर सुकृता पाल कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। Thank you very much, Anupam. Thank you, Dr. Rao. Thank you, Sahitya Academy. I think this is a very pertinent kind of a topic that you have asked us to speak on. And I think I would start by giving my heartfelt tribute to the makers of the Constitution. And I think we need to definitely get together, all of us, the sensitive, the writers, the sensitive lot, and the teachers and the people of India. We have to try our best to conserve the vision of the Constitution. And the vision has to be gone into with as much meticulous care as possible to understand how all those nuances that we have been talking about throughout the evening today, all those nuances are understood and are not flouted. And we will not allow them to be flouted by anyone, whether the people or the state, which is happening all through all 70 years or 72 years that we have had after independence. I think the flouting continues to happen because the established authority always wants the status quo to continue, which really means the ills of the society are not really addressed the way they need to be addressed. And that's where I think the writer comes in. It's the writer who picks up on that and then has to also speak for those who are sinned against. And that is why I think the writer requires a certain kind of a freedom and has that freedom, a certain kind of a level of consciousness within which that freedom needs to be exercised. And basically the freedom from one's own mind and prejudices and biases, first and foremost. I would like to also mention here that I'm in great awe of the beautiful book that Chitraji came out with, which was really breaking the stereotypes altogether in gender. And Nalla Supara is what I'm talking about. And that's what I call dissent. And that's what I call, where the writer takes the courage to go against the grain, whether it is in the context of gender politics or it is the context of social politics. We have such a beautiful country with linguistic plurality, with so many lovely languages, which is inclusive of the Bolia that we have, the dialects. I don't even want to use the word dialect because then the hierarchy comes in. I want to say Bolia, and in that, the beauty that lies in the way the culture that each of the Boli that we have here, it conserves that culture in some ways, and there is a dynamics to that. And that is what literature is all about, to catch the pulse of the society into which we belong, and then get ourselves freed of all frames and labels and formulas that have been put upon us all the time. But even our education does that, framing us, writers, and also slotting us into particular formula situations. So I think all writing is dissent, I believe, because all writing goes against the grain. And how can we not accommodate that? That is why we find most of the writers, even when they are sort of in a way understood and awarded, but the nuances are very seldom caught at the time when they write that work. It comes much later when the society begins to realize the value of what lies in that work in terms of, in a way, bearing the torch of the nation, torch of the people. I don't want to use the word nation here. It's the people, that torch that. And what I really want to say about the Constitution is, the Constitution is an outcome of all the suffering that went before, right? And that is why it is the essence of ethics, aesthetics, and humanism. And the people, the makers of the Constitution, had been through that struggle. And it was a very hard-won
independence, freedom was very hard won. And that freedom then needed to reach the last person in the society, the last person amongst the people of India. And that means the inclusiveness that I want to refer to, the beautiful cultural diversity that we have. I think we need to understand what it means to be culturally diverse. And any effort at homogenization will kill that spirit. The Constitution is not asking for that. We have to remember that. How do we preserve it? How do we conserve it? Unfortunately, many of us are making an academic kind of a frame around all this. We make it academic in the context of not throbbing with life. It is the writer that sees the pulse, feels the throb, and then tries to do something about it. And sometimes has to go against herself or himself in order to express that particular nuance of a certain kind of freedom, which has to be carried through with utmost responsibility. If a writer is creating, say, 12 characters, if the 12 characters don't have their autonomy, and if it is a writer's autonomy that is going to shadow on the character's autonomy, then there is a clash, there is a problem. Then the writer is not freed of herself. Then the writer is imposing herself on her characters. So if a writer has to think of freedom, then he has to also think of the autonomy and the freedom of the characters, which may run away in 10 different directions. But how do you contain them all? That is the beauty of the writer's mind at the level of the creation that takes place. Unfortunately, many times when you come out of the creation, your consciousness goes back into the mundane, politically narrow, orthodox kind of thinking. But if you are in the process of creation, your mind has to awaken to the multiplicity of occasions that can be produced, the impossibility of containing all the possibilities which make you struggle more because you push for it. It brings to my mind here a very quick reference to Nirmal Verma's beautiful essay called Satya Ki Khoj Mein. I don't know how many of us are familiar with that, but it is so heart-rending because it puts the onus on the writer as to how do you explore that truth. And what is that truth? The moment you feel that you are touching it, it seems to slip away. And there's another truth that comes up. I'm not being a postmodernist when I'm saying that. I'm only talking about the way our consciousness and the dynamics of the consciousness works if we commit ourselves to every moment and try to explore the reality of life in the way which our sense of responsibility should give us. There is an ethics to it also. And this ethics many of us have talked about, so I will not repeat that. And I know, Anupam, you are restless because I know that you have to close the scene very quickly. Thank you for giving us this opportunity. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुकृता पाल कुमार जी। आपने रचना के बाहर और रचना के भीतर जो स्वतंत्रता होती है और एक रचनाकार की स्वतंत्रता और रचना के भीतर वो अपने पात्रों को कितनी स्वतंत्रता दे, इस पर जो बात की है ये लेखकों के लिए बहुत ही महत्व की बात है। मैं बहुत आदर व्यक्त करता हूँ। मैं अब प्रोफेसर अश्विनी कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। आप भारतीय अंग्रेजी कवि, लेखक और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर हैं। आप प्रमुख दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों और थिंक टैंकों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कोरिया डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ससेक्स विश्वविद्यालय आदि के विजिटिंग फेलो रहे हैं। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर आपकी आधा दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपकी कृति बनारस एंड द अदर्स को जयदेव नेशनल पोएट्री अवार्ड 2017 के लिए सूचीबद्ध किया गया था और आपकी एक छवि राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी है। मैं बहुत ही आदर के साथ कवि लेखक आदरणीय अश्विनी कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। Thank you, Anupam ji, for your very kind introduction and general introduction. Let me begin with thanking officially and formally Dr. Rao Sahib and Sahitya Akademi for having me here in this very prestigious and powerful panel of people, talking about constitution, freedom, and literature. Let me begin with the more organized, presentation, and I would be quite brief, Anupam ji, very short. What I'm going to talk about is, its title, Constitution, Freedom, and Literature, among other things. Literature's soul resides in freedom,
Literature's soul resides in freedom, a freedom to express freely and fearlessly. It is like testing the burning sunlight or eating potassium cyanide, as Namde Dasal has reminded us. George Orwell famously pronounced that literature is doomed if liberty of thought perishes. Oppositional writings of Dalits, Adivasis, women, environmentalists, and anti-globalizers are testimony to the liberty of speaking truth to power. That's very important for us. In other words, constitutions are not only legal documents of rights of sovereign people, but they are also a language of creativity, unlocking poetic imaginary of people. When we situate the understanding of constitution in terms of structures of governance and rights, we also experience a union of poetics of freedom and language of creativity. Behind the will of legitimate laws is the deep structure of emotions, desires, and creative freedoms as informed by philosopher Robert de Unger. It is no ordinary experience of creativity, my friends. It also means the ending of poverty, hunger, and inequality of opportunity. Therefore, freedom or liberty of thought is informed by the poetics of justice and protesting voices of citizens. That is why I'm not surprised soul of the nation find often utterances in the Constitution. The idea of non-coercive, non-discriminatory freedom is articulated through the dialectics of what I call politics of desire and insurgent order of liberty. Using a poetic language, Babasaheb Ambedkar imagined constitution as a troika of liberty, equality, and fraternity to reinvent radical forms of translational and transnational citizenship, suggesting that despite all differences, we are part of a common deliberative enterprise of humanity. Taking this idea seriously, most writers and poets in India have used Babasaheb Ambedkar's idea of fraternity to expand the frontiers of cross-cultural solidarity in both linguistics and cultural sense. In this novel understanding of constitution, makers of Indian constitution were influenced by the diverse linguistics, aesthetics, and political practice of Indian freedom struggle. For instance, if Tagore in his poem, Where the Mind is Without Fear, famously spoke about unshackling us from the yokes of material and spiritual servitudes, revolutionary nationalists sang for their subalterns in their morning procession, the Prabhat Fairies. उग रहा है आफताब, लाल लाल आफताब, जाग रे किसान भाई, जाग रे मजदूर भाई. The sun is rising, red, red sun. Rise, rise, peasant brother, rise, rise, labor brother. And in Subhe Azadi poem, Faiz Ahmad Faiz famously raised a much wider debate on the larger and perhaps true nature of freedom, saying, Ye daag uzala, uzala, ye shab gazeda sahel, wo intezar tha jiska, ye wo sahar to nahi. This patchy light, this night-bitten dawn, this is not the dawn we had been waiting for. For writers and poets, moments of freedom are buoyant, performative acts of language of creativity. And writing is an act of resisting tyrannies, saving us from the impoverishment of imagination, individual and collective. In short, constitutions are acts of writing freedom, enlarging spaces of dissent, and extending the sphere of human freedom. It goes without saying that writers and poets are creatures of liberty of thought and imagination. So censorship or silencing of freedom is anti-creation, negative energy, or what I would call uncreation. True, writers and poets know great works of literature are always a miracle. I believe in that. And I try to practice, hopefully, in some way. And it happens in the midst of fear and violation of civil rights. And in this miracle helps us to fight tyrannies in the present and possibly in the future. Let me quote a few lines from the powerful poem of People's Bard Baba Nagarjun in his poem The Blessing.
He says, addressing the post-emergency generation with a futuristic tone, he said, "We bore the onslaught of a tyranny, and perhaps in future too, we shall suffer similar tides. May your pains and sorrows have a different flavor each time. May you never forget a homespun tyranny. May your own lunacy keep you ever cheerful. May you take pride in being your own exception." In short, friends, the heart of a constitution is an exceptional experience of union of freedom and language of creativity. Though not unblemished in its everyday practice, Indian constitution is governed by degree of imaginative openness and revisability. These are primordial elements of imaginative worlds of literature. Therefore, truths of literature are human creations, artifacts whose forms can be challenged and ultimately transcended and re-scripted for the purpose of greater human liberation individually and collectively. In the end, a poem may be a whisper, a faint cry, or melting snowflakes. Still, it is more powerful than the mighty empire. Let us celebrate freedom together and joyously. Thank you very much. थैंक यू अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमने सभी पैनलिस्ट को सुना। हमारे बीच में अब जो वक्तव्य देंगे, भारत में टीवी पत्रकारिता के शुरुआती दौर के आप अग्रणी रचनाकार और पत्रकार हैं, श्री प्रभात शुंगलू जी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रिंट तथा टेलीविजन पत्रकारिता में लगभग 28 वर्षों का अनुभव रखने वाले श्री प्रभात शुंगलू जी वरिष्ठ संवाददाता हैं। आपने स्टार न्यूज, आज तक, राज्यसभा टीवी, IBN 7 जो अब न्यूज 18 हो चुका है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, द पायनियर जैसे प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के साथ कार्य किया है। कई पीढ़ियों को आपकी पत्रकारिता ने प्रभावित किया है। आपको कारगिल, अफगानिस्तान और इराक युद्ध को कवर करने के कारण विशेष रूप से पहचाना जाता है। आप वरिष्ठ लेखक हैं। आप द न्यूज रूम लाइव शीर्षक से आपका उपन्यास अंग्रेजी में प्रकाशित है। आपके पत्रकारीय आलेखों का एक संग्रह हिंदी में प्रकाशित है। पॉल ब्रास की लिखी हुई चौधरी चरण सिंह की जीवनी के एक खंड का आपने अनुवाद किया है। आपने अध्यापन भी किया है और पत्रकारिता विभाग के आप डीन रहे हैं। द न्यूज बार्स नाम से आपका यूट्यूब चैनल बेहद चर्चा में है। मैं बहुत ही आदर के साथ प्रभात शुंगलू जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि एक पत्रकार ही सभी को समअप कर सकता है और आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच हो तो क्या पूछना है। स्वागत है सर। Thank you, Anupam ji. I think I'm the least deserving among all the distinguished panelists here and eminent literateurs and personalities from different fields. अनुपम जी, मैं स्टार्ट करूंगा एक मेरे ख्याल से यहाँ पर साहित्य की बात हुई। मैं साहित्य और पत्रकारिता का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है बाय द वे, लेकिन ये उसकी त्रासदी भी है और ये नहीं है कि ये अभी पिछले कुछ सालों का है। ये पिछले कई दशकों से और खास पर टीवी पत्रकारिता में जो भाषा को लेकर, जो एजेंडे सेटिंग को लेकर जिस तरह के बात देखते आ रहे हैं हम लोग एज अ दर्शक ऑल्सो, आई एज अ पार्टिसिपेंट ऑल्सो, तो उस हम सब पहचानते हैं, जानते हैं, देख रहे हैं। मैं यहाँ पर व्हाट्सएप साहित्य की बात नहीं हुई तो आजकल ये सारा संविधान का और आज़ादी के आंदोलन का, नेशनलिज्म का, कम्युनलिज्म का सारा निचोड़ जो है अब तो व्हाट्सएप साहित्य पे आ गया है और इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर आपको कुछ भी जानना है कि भाई किसने क्या कहा, आज ही जब देखने को राज इंदौरी साहब कल गुजर गए तो आज उनका एक आधा अधूरा फेक सा एक शेर उनका वो सर्कुलेट कर रहा है, जो उन्होंने एक राजनीतिक व्यंग के तौर पर कभी किसी एक नेता को ध्यान में रख के कभी कसा होगा, तो आज लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है। मैं इसलिए भी व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ क्योंकि
आजादी में नेशनलिज्म और आज का जो नेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं उस बिल्कुल जुदा हो चुके हैं। हाइपर नेशनलिज्म की आज बात कर रहे हैं, और जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाता हूँ वेरियस कॉलेजेस एंड अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन कॉलेजेस, तो आज़ादी के आंदोलन में उनको भगत सिंह का नाम तो पता है, गांधी का नाम पता है, लेकिन अगर आप शायद पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नेहरू कब गुजरे थे या कब उनका जन्म हुआ, तो उन्होंने कौन सी किताब लिखी, तो शायद ये बच्चे उसका जवाब ना दे पाए। बच्चे शायद इस बारे में, मंटो के बारे में भी आपको कुछ ना बता पाए, बच्चे आपको ये भी ना बता पाए कि उन्होंने धर्मवीर भारती का भी कभी नाम सुना है। तो आज जब हम आजादी के मायने क्या है, इनको अगर बच्चों को समझाना हो, एक नया युवा पीढ़ी खड़ी करनी हो जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के जो आगे कभी जो ये भारत को संभालेंगे, तो कैसे करेंगे आप? शायद उनको एक समझाना भी एक बड़ी टेढ़ी खीर हो गया है, क्योंकि सवाल उनके पास बहुत हैं, लेकिन सवाल जब उनसे कहें कि आप रिसर्च करें और सवाल के जवाब ढूंढें, तो वो सवाल के जवाब के तौर पर वो आपको व्हाट्सएप का एक नया वीडियो दिखाते हैं या उस पे आया कहीं का कोई फॉरवर्ड। तो जब स्थितियां यहाँ पर ये हो कि एक बार मैं जब पढ़ाने गया तो मैंने वहाँ के डीन से पूछा, मैं गेस्ट लेक्चरर था, कि मैंने कहा आपने मुझे कहा है कि कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो मास कम्युनिकेशन के फर्स्ट ईयर के जो अंडर ग्रेजुएट छात्र थे उनको पढ़ाना था, उनकी क्लास थी कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैंने कहा इसमें मैं मैनी रामायणस का जिक्र कर सकता हूँ जो किताब लिखी गई है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब नहीं दिया, और वो शायद मेरे लिए भी एक जवाब था कि शायद नहीं। तो हम किस तरह से आगे बच्चों को तैयार करें, और जब और फिर सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, हर चीज को लेकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है। अभी बहुत सारे यहाँ पे पैनलिस्ट ने सिटीजनशिप की बात की, पारिक साहब ने भी बात की, सुप्रीता जी ने भी बात की, और लेकिन अब सिटीजनशिप को आप कैसे समझाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ होमोजेनाइज्ड हो चुका है। या तो आप ये सोच रहे हैं कि ये एक सही कानून, सरकार ने कह दिया है ये सही कानून है तो है, संविधान से उसका कोई वास्ता है, संविधान संगत है, नहीं है, सरकार कह रही है तो ये आपको मानना पड़ेगा है। तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, क्योंकि बच्चे एक प्री कंसीव नोशन के साथ क्लास में बैठ रहे हैं। तो आप ये एक बड़ी टेढ़ी खीर मेरे लिए एज ए शिक्षक भी, क्योंकि अब वो बात तो सही कि मैंने पत्रकारिता की, लेकिन क्या मैं उसको ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ नए लोगों को, वो समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा मेरे सामने सवाल रहता है। दूसरी बात यह है कि यही दौर था, अगर हम 20 साल पहले चले, जब मैं कारगिल युद्ध कवर कर रहा था, तो 1.5 महीने वहां पर मैं था, हर तरीके के रिपोर्ट्स वहां से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजता था, और वो रिपोर्ट चलती थी। मजेदार बात ये थी कि वो तब जो है, जब 1999 में आज तक जो है दूरदर्शन पर एक चैनल हुआ करता था जहां पे रिपोर्ट्स जो है पहले जो है सरकार की तरफ से पहले उनको देखा जाता था, उसकी वेटिंग होती थी, उसके बाद वो खबरें चलती थी, बावजूद इसके खबरें चली। वो वही दौर था जबकि हर तरीके के सवाल प्रेस उठा रहा था कि कैसे हुआ फेलियर, कहाँ पे चूक हुई। सुब्रमण्यम साहब की रिपोर्ट जो है वो भी जो है लीक हुई, ठीक है, उसको सरकार ने पेश नहीं किया, बहुत सारे रिपोर्ट्स पेश नहीं हुए, लेकिन प्रेस ये लिखता रहा। आज हम क्या देख रहे हैं कि प्रेस जो है एक तरफ ही है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो और यहीं पर अंबेडकर जी का वो ऑफ्ट कोटेड कोट भी याद आता है कि भक्ति जो है वो क्यों नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर उनको कोट भी करना चाहूंगा जो अंबेडकर ने तब कहा था कि बल्कि उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल को भी, जो अपने 25 नवंबर 1949 को उनकी लास्ट स्पीच थी अंबेडकर की, और उन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी कि भक्ति इन रिलीजन में बी अ रोड टू द साल्वेशन ऑफ द सोल, बट इन पॉलिटिक्स
भक्ति और हीरो वर्शिप is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. और यहाँ पे उन्होंने इसके पहले अपने भाषण में उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल को फिलोसोफर उनको कोट भी किया था कि it's क्या लिबर्टी को समझाते हुए, लिबर्टी it's not to lay your liberty at the feet of even a great man or to trust him with power which enable him to subvert their institutions. तो हम यहाँ से चल के अब यहाँ पर जो आ गए हैं, तो ये मुझे संविधान आजादी का जो हिंद स्वराज में गांधी ने सोचा था नेशनलिज्म का रूप, जो टैगोर ने घोरबारे में एक हमको एक बताया नेशनलिज्म की डेफिनेशन, या गोरा में भी बताया, तो वो शायद कहीं ना कहीं सिटीजनशिप को लेकर, और अब हमको नए तरीके से बहुत सारी चीजें रीडिफाइन करनी पड़ेंगी और अपने नई जनरेशन को बताना पड़ेगा और नए एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। बार बार अगर हम ऋग्वेद की तरफ जाके उनको नहीं, आज जो वर्ल्ड ओवर जो हो रहा है उसके जरिए भी हम आज के उदाहरण देके हम बताएं। अगर हम सीता और लक्ष्मण रेखा की ही बात करते रहेंगे तो उनको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो मनुवाद की तरफ आप पीछे नहीं जाना है, आगे कैसे जाना है ये हम कैसे समझाएं, संविधान के दायरे में रहते हुए कैसे समझाना है वो समझाना पड़ेगा बच्चों को। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का टकराव भी आ रहा है और बड़ी परेशानी भी खड़ी हो रही है। तो मैंने कहा ये शायद ये फोरम है आपको आप सबसे डिस्कस करने का, कि हो सकता है आपके पास कुछ सॉल्यूशंस हो तो हम लोग इसको एड्रेस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तो बात आ गई है सिटीजनशिप की, संविधान की, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, और मैं उदाहरण यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, शायद ये सही प्लेटफॉर्म भी नहीं है पॉलिटिकल उदाहरण, लेकिन ये सब चीजें हाँ व्यथित कर रही हैं और कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में रहते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पुरजोर वकालत करते हुए भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप एज अ जर्नलिस्ट भी शायद आजकल बोलने से डर रहे हैं। तो अभी गौतम साहब ने महाकाव्य की जो बात की, संविधान काव्य की बात की, वो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक पिक्चर उन्होंने काव्य वो लिखा है, लेकिन बहुत सारी चीजें तो हो नहीं रही हैं वैसे, तो वो अब इसको कैसे सुलटाया जाए पता नहीं। मैं खुद जो हूँ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूंगा, और व्हाट्सएप साहित्य के जरिए अब एक नया साहित्य क्रिएट हो रहा है, इस पे भी बहुत कुछ, क्योंकि यहीं पे फेक न्यूज है, यहीं पे न्यूज है, जो कुछ है वो व्हाट्सएप पर है और इसको सैंक्टिटी मिल चुकी है, इस पर मोहर लग चुकी है, और ये मोहर किसी अदालत ने नहीं लगाई है, ये मोहर उन लोगों ने लगाई है जो चुन के आए हैं, जिनको हम लोग ने चुना है, जिनको हम ये कहते हैं भाई आप संविधान का संरक्षण करेंगे। तो अजीब विडंबना है भाई, इतना ही बोलना था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात शुंगलू जी। दरअसल बातचीत जहां से शुरू हुई थी, भारत की प्राचीन परंपरा से होते हुए, भारत के उस स्वतंत्रता संघर्ष से होते हुए, संविधान से होते हुए, आज के साहित्य तक और व्हाट्सएप साहित्य तक, ये जो इतना बड़ा रेंज, इतना बड़ा आयाम जो आज हमारे पैनलिस्ट ने यहाँ पर निर्मित किया, और अगर मैं गौतम साहब के उस रूपक का उसे उधार लूं कि जो उन्होंने अपनी रचना में अभी वक्तव्य में भी कहा कि संविधान उस गुलाब की तरह है, उसकी पंखुड़ियां साहित्य है और उसकी खुशबू स्वतंत्रता है। आप सारे पैनलिस्ट हमारे लिए उसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग होने के बावजूद भी आपके जो ये विमर्श का जो एक हमने एक मंच यहाँ पे तैयार किया, हम भी चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर लेखक खुलकर बात करते रहें, क्योंकि लेखक उन्हीं मुद्दों को उठाता है जिसको हमारे संविधान ने भी मान्यता दी है। वो जन के संघर्ष को व्यक्त करता है, वो उस संघर्ष में आज भी है जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसे हमने स्वतंत्रता कहा था, वो उन व्यक्तियों की भी स्वतंत्रता के लिए आज भी संघर्षरत है, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो जिनके पास भाषा नहीं है, उनको अपनी भाषा अता करता है, उनकी आवाज बनता है। इसलिए साहित्य की और साहित्यकार की भूमिका ज्यादा बड़ी हो जाती है, और निश्चित तौर पे जो हमारे आज के सभी विशेषज्ञों ने कहा कि संविधान ने जो हमें अधिकार प्रदत्त किए हैं उनका अतिक्रमण ना करें,
दूसरों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करें और दूसरे की स्वतंत्रता की उसका सम्मान भी करते रहें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस पूरे हमने कार्यक्रम में, आयोजन में इस बात को विशेष रूप से सभी विद्वानों से पाया कि हमारा जो स्वतंत्रता का लक्ष्य है और जो साहित्य का लक्ष्य है वो दरअसल मनुष्यता के पक्ष में ही है, और यही मनुष्यता हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, व्यक्ति से अधिक मनुष्य बनना। मैं बहुत आप सभी विद्वानों के प्रति साहित्य अकादमी की ओर से आदर व्यक्त करता हूं, और मैं अब साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूं कि वे औपचारिक रूप से आप सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें। Thank you, Anupam. Just I want to say thanks to all the panelists. It is a very vibrant kind of presentations by very learned scholars and panelists. I want to thank all the panelists once again, particularly the BP Singh ji and Baldev Bhai Sharma ji who have left just now, and I want to thank Chitra Mudgal ji and Prabodh Parik ji and Sri S.K. Gautam ji, Jatin Naik ji, Sukrita Paul Kumar ji, and Ashwin Kumar ji, and at the end our Prabhat Shunglu ji, who has put some kind of questions before us to continue this kind of debate in the future panel discussions. I once again thanks to all the panelists, and once again because thank you so much. You're always kind enough to accept our invitations and taking part in our this kind of discussions. I'm sure in future also you will take part in our panel discussions on different topics. Thanks you once again, and particularly special thanks to Gautam ji for his the recitation on this very auspicious day. Thank you so much. Thank you. Thank you Srinivas Rao ji, thank you Anupam ji. आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.